नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने दो विकट समस्याएं हैं और उनकी समस्या इस बात से और बढ़ जाती है कि इन दोनों समस्याओं का हल उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले खोजना है। और समस्याएं चुनाव से या राजनीति से ही संबंधित है। पहली समस्या ये है कि उनकी पूरी राजनीति, उनकी पार्टी की राजनीति यादव और मुस्लिम वोट पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी जितनी है उसकी लगभग दुगनी आबादी मुसलमानों की है। अब आपको मालूम है कि वो लगातार जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ठीक है, उनकी राजनीति को ये फ़ायदा पहुंचाता है इसलिए करते हैं। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुसलमान मांग कर रहा है। मुसलमान कह रहा है कि वोट हमारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, ये कब तक चलेगा। वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को आगे करे। ये कब तक? जब भी मुख्यमंत्री का पद मिलेगा यादव परिवार को ही मिलेगा और आबादी में हमसे आधा होते हुए भी मिलेगा और हमारा वोट पूरा चाहिए। ये समस्या ऐसी है जिसका अखिलेश यादव के पास कोई जवाब नहीं है। वो किसी भी अपने परिवार से बाहर या अपने अलावा किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर ही नहीं सकते। तो इस सवाल का जवाब या इस समस्या का हल वो चुनाव से पहले तो नहीं खोज सकते और इस मुद्दे को और बढ़ा चढ़ा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो उत्तर प्रदेश की लगभग 145 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जिनको मुस्लिम बहुल कहा जाता है या जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावी हैं। उन सब सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा तुम वोट देते हो समाजवादी पार्टी को या दूसरी पार्टियों को, मिलता क्या है? तुम्हें तो कुछ मिलता नहीं है। तो तुम्हारे वोट से राज ये करते हैं, ये कब तक चलेगा? तो कम से कम अपने लोगों को वोट दो जिससे कम प्रतिनिधित्व बढ़े। तुम्हारे ज़्यादा एमएलए पहुँचे विधानसभा में, ज़्यादा सांसद पहुँचे लोकसभा में। अब ये बात मुसलमानों के गले के नीचे धीरे धीरे उतर रही है। दूसरी समस्या इस मामले में ये हो गई है, केवल समाजवादी पार्टी की नहीं, सभी दल जो अपने को सेकुलर कहते हैं, कि मुसलमान ये देख रहे हैं कि हम एकजुट होकर वोट करें इन पार्टियों को तब भी बीजेपी को हरा नहीं सकते। बीजेपी इसके बावजूद जीत जाती है तो हमारे वोट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हम एकजुट होकर वोट करें, बंटकर वोट करें, ये हम पर आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम वोट अगर बटेंगे तो भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा। तो मुस्लिम वोट एकजुट रहता है तब भी भाजपा को फ़ायदा हो रहा है, तब भी सत्ता में आ रही है और लगातार आती जा रही है, नए नए राज्यों में आ रही है। तो मुस्लिमों के एकजुट होने से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रदर्शन है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि ठीक उसका उल्टा हो रहा है। भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं, उसके अलावा ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ रही है जहां उसकी सरकार बन रही है, उसके मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। 2024 के बाद से बिहार में उसका मुख्यमंत्री बन गया। 2024 में ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुआ उड़ीसा का, वहाँ मुख्यमंत्री बन गया। उसके अलावा पश्चिम बंगाल जहाँ असंभव माना जाता था वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन गया। असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका मुख्यमंत्री बन गया। तो मुसलमान कहाँ रोक पा रहा है भाजपा को? तो भाजपा को नहीं रोक पा रहा है तो वो भाजपा विरोधी जो दल है उन्हीं को वोट क्यों दे? उससे फ़ायदा जो भी हो रहा है वो उन दलों को तो कुछ हो रहा है लेकिन मुसलमान का तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। एक समस्या ये है। दूसरा, देश में राजनीतिक परिदृश्य बदलते हुए देखकर तमाम सेकुलर पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, वो हिंदुत्व के रास्ते पर जाने की कोशिश कर रही है। उनको मालूम नहीं है कि वहाँ कोई जगह ही नहीं है। वहाँ हालत ये है कि सरसों फेंकिए तो वो ज़मीन पर नहीं गिरेगी, किसी आरएसएस, वीएचपी या भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर गिरेगी। इतनी मजबूत पकड़ है सनातन पर भारतीय जनता पार्टी की और संघ परिवार की। अब उनको लगा कि एक मुद्दा मिल गया अयोध्या में, मंदिर में जो चढ़ावा है उसकी चोरी में। ये ठीक है कि इस बात से बहुत रोष है, हिंदू समाज में क्षोभ है, लोग निराश हैं, लोग इसके कारण नाराज़ भी हैं। ये सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को वोट देने लगेंगे जो पहले दिन से मस्जिद की समर्थक रही है
और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए तो मुश्किल ये भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी और सपा के विरोधी याद दिला रहे हैं, भाई आप रोज़ माला जपते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। डॉक्टर लोहिया तो रामायण मेला कराते थे और ये कहते थे कि राम, कृष्ण और शिव जब तक इन पर आस्था बनी हुई है तब तक भारत का कुछ नहीं हो सकता। तो आप तो इन सब से दूर हैं। और इस कोढ़ में खाज ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको न्योता दे दिया कि भाई आइए, आपको इतनी चिंता है अगर हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, भगवान की, तो चलिए मथुरा चलिए। मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के लिए आंदोलन करते हैं, मिलकर करते हैं। तो अखिलेश यादव के लिए दोनों तरफ से मुश्किल हो गई है। मुस्लिम मतदाता अपना हक मांग रहा है और हिंदू कह रहा है जरा साबित करके दिखाओ कि हिंदुओं के साथ हो। तो वो न तो हिंदुओं के साथ होने को साबित कर पा रहे हैं, न मुसलमानों को संतुष्ट कर पा रहे हैं कि हम आपको उचित हिस्सेदारी सत्ता में देंगे। अब सवाल उनसे पूछा जा रहा है, मतलब कांग्रेस के नेता, सांसद पूछ रहे हैं कि भाई किस मुसलमान के पक्ष में खड़े हुए। हालांकि उन्होंने जो नाम लिए उस सांसद ने, वो सब माफिया के नाम लिए, भ्रष्टाचारियों के नाम लिए, अतीक अहमद का नाम लिया, मुख्तार अंसारी का नाम लिया और उसके अलावा इस तरह के नेताओं का नाम लिया। हालांकि उन ऐसे लोगों के साथ सपा हमेशा खड़ी रही है। तो समाजवादी पार्टी पर चौतरफा हमला हो रहा है, उनके कोर वोट बैंक से भी हो रहा है। अभी यादवों ने हमला नहीं शुरू किया है, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है उसमें यादव कब तक चुप रहेंगे ये कहना मुश्किल है। उनके अंदर भी सोच विचार, पुनर्विचार की स्थिति आएगी अगर ये परिस्थिति बनी रही, और ख़ास तौर से 2027 का चुनाव हारने के बाद, जो कि अभी से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी हार रही है, उसके जीतने की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके बाद शुरू होगा जो सपा का कोर वोट, जो सबसे पक्का वोट माना जाता है यादव समाज का, उसमें रीथिंकिंग का, कि आखिर कब तक साथ दे एक परिवार के लिए। पूरे यादव समाज के लिए नहीं चिंता करते अखिलेश यादव और उससे पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव, अपने परिवार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। जो भी पद मिलेगा, जो भी सत्ता मिलेगी, उसमें पहला हिस्सा जो है वो यादव परिवार का होगा। उसके बाद यादव समाज के जो उनके कुछ करीबी हैं, उनके जो वफादार हैं, उनका नंबर आएगा। आम यादव का तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूरे देश की बात अभी छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति की एक नई पुनर्रचना हो रही है। सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, पार्टियों का जो जनाधार है उसमें परिवर्तन आ रहा है, जो कोर वोट है उसमें रीथिंकिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश में इस समय कायदे से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही है। बहुजन समाज पार्टी अपने बॉटम पर पहुंच गई है। अब मायावती के साथ सिर्फ जो है जाटव वोट बचे हुए हैं, और वो मुझे लगता है जब तक मायावती राजनीति से रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करती तब तक उनके साथ रहेगा। उसके अलावा दलित समाज का कोई और वर्ग उनके साथ जुड़ने को तैयार हो, ऐसा कम से कम अभी तो दिखाई नहीं देता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए उम्मीद की एक किरण जो है वो मुसलमानों का बढ़ता असंतोष समाजवादी पार्टी के प्रति है। और मायावती 12-13% के सॉलिड वोट के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव के पास, कोई कहता है 9% है यादव, कोई कहता है 11% है, लेकिन मायावती से कम ही है वोट, जो उनका साथ छोड़कर जाने वाला नहीं है अभी। तो इस दृष्टि से भी देखें तो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे है। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सोचना है कि क्या वो किसी विकल्प की तलाश में हैं। तो उनके सामने दो विकल्प हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, दूसरी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को इसलिए रिजेक्ट किया मुसलमानों ने कि ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनमें से 3 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी। लेकिन अब जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी या मायावती के समर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसलिए उनकी ताकत बढ़े या घटे, उससे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
तो एक संभावना का द्वार मुसलमानों के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर भी खुल रहा है। क्या वो उस पर विचार करेगा? ये निर्भर करेगा अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होता है। क्या वो ये आश्वासन देंगे कि मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उनकी सरकार आई तो डिप्टी सीएम वो किसी मुसलमान को बनाएंगे? क्या अखिलेश यादव ये साहस जुटा सकते हैं ऐसा बोलने का? क्या अखिलेश यादव ये साहस जुटा सकते हैं कि वो मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के आंदोलन में शामिल होंगे या उसका समर्थन करेंगे, कम से कम ज़बानी ही समर्थन करेंगे? अगर ये दोनों नहीं कर सकते वो, तो उनको सोचना पड़ेगा कि 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी का क्या हाल होने वाला है। और उनके सामने उदाहरण जो है वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का है। अगर उससे सीख सके तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने अनुभव से सीखेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।